गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके प्यारे चैनल एडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है परमाणु की संरचना प्रारंभिक, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप लोगों को जब पीडीएफ ग्रुप में भेजा गया था तो पीडीएफ पहले चैप्टर का नहीं भेजा गया था, सीधे दूसरे चैप्टर का भेजा गया था। उसका कारण यह है कि पहले चैप्टर में बहुत अधिक न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस हैं। जैसे वहां पे बहुत अधिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ जैसे तुल्यांकी भार निकालना मिलेगा आपको, मोलरता निकालने मिलेंगी, मोलरता निकालने की मिलेंगी। तो जब वो क्लासेस शुरू होंगी ऑफलाइन क्लासेस विद्यालय में, तो उस चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा। अभी जो थ्योरेटिकल चैप्टर हमारा है परमाणु की संरचना आधुनिक, चैप्टर 2 परमाणु की संरचना प्रारंभिक इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला पीडीएफ हम लोगों को भेजा गया था कि चैप्टर 2 पार्ट 1, उसमें 4 पेज थे। उन्हीं 4 पेजों पे जो नोट्स लिखाए गए थे उन्हीं नोट्स का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। चलिए, तो इसमें पहला ही आपका टॉपिक था परमाणु। पहला ही टॉपिक, इसमें पहला हेडिंग है परमाणु। तो परमाणु होता क्या है, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में, कक्षा 9 में इसका अध्ययन किया गया होगा और वहां पे पढ़ाया गया होगा कि जो हमारा द्रव्य है, पदार्थ है, जो हमारे आसपास सभी द्रव्य मिलते हैं, जैसे हमारी बॉडी को ही ले लें, पेड़ ले लें, पौधे ले लें, जल ले लें, मिट्टी है, सभी चीजें जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। तो जो पदार्थ होता है यानी कि द्रव्य, तो द्रव्य यानी कि पदार्थ जिन छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, या इस प्रकार का लें कि किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का वह सूक्ष्मतम भाग जो उस पदार्थ अथवा द्रव्य के सभी गुणों की व्याख्या करने में सक्षम हो, वही परमाणु कहलाता है। लेकिन कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। वहां पे आपने देखा होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में देखा होगा कि बहुत सारे तत्व होते हैं, तो उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती हैं। वहां पे तत्वों के एक परमाणु को लेकर के, एक परमाणु, दो परमाणुओं को लेकर के अणु बनाए जाते हैं। इस प्रकार से अब हम परिभाषा ये दे सकते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के अणु बनाते हैं। यानी एक या एक से अधिक परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं, वही रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो अणु का निर्माण होता है। अणु से यौगिक बनते हैं और यौगिक से हमारे पदार्थ बनते हैं। ठीक, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य हैं। परमाणु हमारे क्या हैं? अविभाज्य हैं। लेकिन बाद में जब मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, तब उनके इस सिद्धांत को गलत कर दिया गया। हाँ, डाल्टन ने जो सिद्धांत के कुछ पास्टुलेट थे, उस वहां पे कुछ तो वहां पे सत्यता पाई गई, लेकिन बहुत सारे अपवाद भी उसमें पाए गए, जिनके दोस्त आगे मिलेंगे आपको। चलिए, तो पहले परमाणु की संरचना जो आपके नोट्स में लिखाई गई है, यही है कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के अणु बनाते हैं। अब आते हैं जैसे परमाणु। तो परमाणु का रदरफोर्ड के अनुसार देखें, 2 भाग होता है। परमाणु का 2 भाग, एक बीच वाला भाग जिसे हम नाभिक कहते हैं, बीच वाला भाग जिसे नाभिक कहते हैं, और दूसरा इस नाभिक के चारों तरफ या खाली स्थान, इस नाभिक के चारों तरफ का वो खाली स्थान। किसी परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, अभी आगे बताया जाएगा। बस जान लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
ये नाभिक में स्थित होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं खाली जगहों में त्रिविम कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं खाली जगहों में त्रिविम कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, देखिए ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। ये हमारा परमाणु है, परमाणु की संरचना है जो आज इस समय है। ऐसे परमाणु की संरचना है 2-3 आए। पहले थॉम्सन का आया तरबूज मॉडल, फिर रदरफोर्ड का आया सौर मॉडल, बोरबरी का आया, फिर लास्ट में जाके आधुनिक परमाणु की संरचना आई। आगे के चैप्टर में आपको मिलेगा पढ़ने को। अभी हम यहाँ की बात करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि परमाणु 3 मूल कणों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और परमाणु ही किसी पदार्थ का और सूक्ष्मतम भाग होता है जो रासायनिक क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। जैसे देख लें, जल को ही देख लें। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O। अब इस H2O को अगर देखें तो किससे मिलकर बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से। एक हमारे ऑक्सीजन और 2 हमारे हाइड्रोजन, ये जब मिलते हैं संयोग करते हैं आपस में तो H2O बनता है। क्या बनता है, H2O। इसी प्रकार से नमक हम लोग खाते हैं NaCl, इसमें एक सोडियम एक क्लोरीन परमाणु आपस में संयोग किए हुए हैं और NaCl अणु मिला है नमक का, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से और भी अनेक तत्व। ये हमारा था परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में सभी बातें आपको क्लियर होंगी। जो नहीं होंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो चीजें नहीं क्लियर होंगी। अब अगला जो आपका हेडिंग है इस चैप्टर का, वो है आपका परमाणु के कुछ प्रमुख घटक। परमाणु के प्रमुख घटक। तो परमाणु के प्रमुख घटक में यही आएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। घटक मतलब होता है किन चीज से वो मिलके बना हुआ है, तो इन्हीं से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अभी जैसे यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन वास्तव में केवल मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नहीं होते हैं, और भी मूल कण परमाणुओं में पाए जाते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ आपको पढ़ने नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही पढ़ने हैं। आप आगे जाएंगे तो वहां मिलेगा जो मूल कण हमारे इनकी 2 कैटेगरी मिलेगी, एक अस्थायी मूल कण, एक अस्थायी मूल कण। अस्थायी मूल कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं। अस्थायी मूल कण में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बोसान, मेसान इत्यादि बहुत सारे मिलेंगे। खैर उससे ज्यादा नहीं करते हैं। अब आइए तो हमारे परमाणु के अगला टॉपिक है परमाणु के प्रमुख घटक। प्रमुख घटक, तो प्रमुख घटक में यही तीनों आएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक होता है P पर माइनस लिखते हैं, प्रोटॉन को P प्लस लिखते हैं और न्यूट्रॉन को N0 लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ही माइनस, प्रोटॉन पर P प्लस, न्यूट्रॉन पे N0। ये क्यों होता है, ये माइनस और प्लस है क्या, कि जैसे ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट का ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर 1 यूनिट का धन आवेश होता है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, यानी इस पे कोई आवेश नहीं है, इस पे कोई आवेश नहीं है। इनके द्रव्यमान आपको लिखाए गए होंगे किलोग्राम में भी, AMU में भी। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु, किसी तत्व के परमाणु, यानी कि बहुत ही छोटी राशि को मापने के लिए ये AMU का निष्कास किया गया है, AMU को उत्पादित किया गया है। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, प्रमाणविक द्रव्यमान मात्रक। जैसे प्रमाणविक द्रव्यमान, बहुत ही छोटा द्रव्यमान मापने के लिए। तो AMU में जब इसका द्रव्यमान आप देखे होंगे तो इसका मिला होगा, जैसे इसका 1.074 समथिंग करके हुआ होगा, इसका आएगा 1.0083 और इसका मिला होगा 0.0094, यानी कि ये 1 के समथिंग मिल रहा है और ये जो मिल रहा है यह 0 से। तो यहाँ पे क्या हमको देखने को मिलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भारी होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत हल्का होता है। इन दोनों की तुलना में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। खैर ये बात देखते हैं। अब जो इसका आपका अगला टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब नहीं इस पर चर्चा करते, खोज आखिर में से किसने की थी। तो इसका जो मान होता है AMU में 0.0
0094 दो अंक तक लिखते हैं 74 ये 82 इतना है। खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के खोजने में थॉमसन का हाथ नहीं, प्रोटॉन खोजने में रदरफोर्ड का हाथ नहीं है। और भी वैज्ञानिक जैसे गोल्डस्टीन मिलेंगे, न्यूलैंड मिलेंगे, फ्रैंकलिन आदि वैज्ञानिकों ने पहले अल्फा किरण प्रयोग किया, कैथोड किरण, एनोड किरण, इन सभी किरणों का प्रयोग किया और बाद में फिर एक कण जैसे कैथोड किरणों से एक कण की उत्पत्ति हुई जिसे इलेक्ट्रॉन कहा थॉमसन ने सिर्फ और सिर्फ नाम दिया है 1897 में। किस साल में खोज हुई थी इनकी? 1897 में। इसकी जो खोज हुई थी वह 1917 से लेकर के समथिंग 1920 तक हुई थी। या जो क्लियर बताते हैं लोग, आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा होता है, लिखा होगा 1919 में प्रोटॉन की खोज, लेकिन 1917 और 1920 के बीच में यह पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 या 33 में, 32 या 33 में हुई थी। ये चीजें थी। तो यहाँ पे ये इनकी खोज थी। खोज कौन कौन किए थे? खोज के नाम जैसे वही नाम जो दिए हैं उन्हीं को खोज के कहा जाता है। लेकिन कैथोड किरणों की पहले खोज हुई थी, एनोड किरणों की खोज हुई थी, उदासीन किरणों की खोज हुई थी। तो वहां से ये सारे मिले हुए थे। जैसे किरण क्या होता है? छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन्हीं कणों को हम यहाँ पे कैथोड किरणों को जिससे बने होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन, एनोड जिससे बने होते हैं उसे प्रोटॉन, और जो उदासीन होते हैं वे न्यूट्रॉन होते हैं। ये सारी चीजें भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बस यही की बात करते हैं। अब आगे क्या होता है? हाँ, आगे अब इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आखिर में इलेक्ट्रॉन है क्या, प्रोटॉन है क्या और न्यूट्रॉन है क्या। चलिए, आपका अगला आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉन। पहले इसी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी खोज कब हुई थी, खोजकर्ता कौन थे, नोट में आपको लिखा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट का माइनस चार्ज होता है, 1 यूनिट का माइनस चार्ज होता है, इसे ई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये 1 यूनिट है क्या? इस 1 यूनिट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जो 1 यूनिट का ऋण आवेश है उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। यही अगर माइनस लगा देते हैं यह इलेक्ट्रॉन पर आवेश को बताता है, और प्लस लगा देते हैं तो प्रोटॉन पर आवेश को बताता है। कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा जब आपको आवेश, वहां पे इसके बारे में बताया जाएगा। ये हमारे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ चीजें थी, वहां पे आपके नोट में लिखाई भी गई हैं। अब आगे आता है आपका प्रोटॉन। आगे आपका अगला जो टॉपिक है वो है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी ठीक इसी प्रकार से नोट में लिखवाए गए हैं कि प्रोटॉन आपका जो है एक धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन परमाणु का धनावेशित कण होता है। इसका द्रव्यमान आपको पीछे बताया गया है चार्ट में 1.0072 AMU होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1917 से 1920 के बीच में कहा जाता है। 1919 इसको जो लिखते हैं क्लियरली वो 1919 होता है। गोल्डस्टीन ने इसके पहले इसकी नींव रखी थी। इसको ये पाया था, इसे एनोड किरणें पाई थी गोल्डस्टीन ने, और फिर बाद में एनोड किरणें को पता लगाया रदरफोर्ड ने कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, उसी का नाम प्रोटॉन होने रखा। ये चीजें थी प्रोटॉन को लेकर के। तो प्रोटॉन पे अगर हम देखें तो इसको डिनोट करते हैं P प्लस से। P का मतलब प्रोटॉन और प्लस का मतलब 1 यूनिट का प्लस चार्ज इस पे है। द्रव्यमान इसका पता ही है आपको। खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किस साल में की थी? 1919 में की थी। 17 से 20 1919 का आ जाता है। ठीक, ये चीजें हैं। अब आता है न्यूट्रॉन। क्या आता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन है क्या? न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। इसको N0, N मतलब न्यूट्रॉन और 0 मतलब इसका कोई आवेश नहीं, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु भार, इसका जो परमाणु भार होता है यानी कि भार जो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है।
1.0082 AMU एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुविक द्रव्यमान मात्रक, छोटे द्रव्यमानों को मापने के लिए होता है। ये हमारे न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। कब की थी? 1932-33 में की थी। ये हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़े से संक्षिप्त में ये परिचय थे। अभी आपको अगली कक्षा में पूरा इसका ब्रीफ डिस्कशन मिलेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, कैसे प्रोटॉन की खोज हुई और कैसे न्यूट्रॉन की खोज हुई। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको जब प्रोटॉन लिखवाया गया उसके बारे में बताया गया होगा कि हाइड्रोजन जो हमारा है एक ऐसा, हाइड्रोजन ही मात्र एक ऐसा हमारा तत्व पाया जाता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। जैसे अभी हमने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो कैसे? देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, परमाणु क्रमांक भी 1। आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी परमाणु हमारा विद्युत उदासीन होता है। ये चीजें आप लोग जानते भी हैं। अब जो है आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कहा परमाणु क्रमांक Z बराबर P बराबर E, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे 1H1 लिखने का मतलब कि यह जो होता है वह परमाणु क्रमांक को बताता है, यह नीचे वाला, और यह जो होता है परमाणु भार को बताता है। परमाणु भार मतलब 1 और परमाणु क्रमांक मतलब Z। तो 1 होने का मतलब इसमें एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं परमाणु भार क्या होता है। तो परमाणु भार पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, परमाणु भार A बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। ये आपने पढ़ा कक्षा 9 में। परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, P प्लस N, ये होता है परमाणु भार। लेकिन याद लीजिए परमाणु हमारा क्या है जी? तो प्रोटॉन एक ही है और परमाणु भार भी एक ही है। इसका मतलब यहीं से दिख रहा है कि जब हम प्रोटॉन की संख्या 1 रखेंगे और न्यूट्रॉन की संख्या 0 रखेंगे तभी हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 मिलेगा, जो कि उसका होता है। अतः यहाँ से स्पष्ट हो गया कि प्रोटॉन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से निकाल दें तो H प्लस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? H प्लस। इसे भी लोग प्रोटॉन कहते हैं, इसे भी प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने इसी की खोज की थी। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को जब निकाला गया था तो वहां पे H प्लस मिला था और यही पे उन्होंने इसे, जिसे इलेक्ट्रॉन आवेशित कण मिल चुका हुआ था, तो उसी के विपक्ष में यह उन्होंने हाइड्रोजन यानी कि धनावेशित कण दिया था H प्लस। बाद में रदरफोर्ड ने नाम दिया प्रोटॉन। ये बातें थी हमारी। तो मिल गए परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब जैसे एग्जांपल्स इसमें देख लेते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए दिया है किसी भी तत्व, कोई भी तत्व है, उसका परमाणु भार, किसी भी तत्व का परमाणु भार 25 है। कितना है? 25 है। किसी तत्व का परमाणु भार 25 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक हमारा 12 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है। किसी तत्व का परमाणु भार 25 है और किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? उसी तत्व का 12 है। मान लेते हैं कोई तत्व हमारे यहाँ पे X मान लेते हैं, X का परमाणु भार और यहाँ X का परमाणु क्रमांक कितना है? यह 12 है और Z बराबर इतना है। तो इसमें तो X में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। संख्या
बताइए, चलिए बताइए। अब यहाँ पे 25 ए बराबर 25 होने का मतलब जी हम जानते हैं परमाणु बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और Z बराबर 12 होने का मतलब यानी कि बराबर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि जब परमाणु क्रमांक 12 है तो इसमें 12 प्रोटॉन होंगे और 12 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और परमाणु भार हमारा 25 है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब परमाणु क्रमांक 12 होने का मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 12। अब हमें क्या निकालना है, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की। तो यहां से आप देखिए मिल रहा है हमको कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 12, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी गई है जी, सॉरी 12 नहीं 25, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी गई है, देखिए 12 दी गई है ना, तो इसके जवाब हम 12 लिख सकते हैं, अब प्लस यहाँ पे न्यूट्रॉन और 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो N0 यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर मिल जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी मिली, 13 मिली। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर किसी भी तत्व का परमाणु भार पता हो, परमाणु क्रमांक पता हो, तो हम उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इसी आधार पे आपके उसी पीडीएफ में 4 पेज का जो पहला पीडीएफ था पार्ट 1, उसमें 3-4 और एग्जाम्पल्स कराए गए हैं, उसको देख लीजिएगा। सभी इसी फार्मूले पे, यानी परमाणु भार ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और परमाणु क्रमांक Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित है। आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।